मोहित के साथ शादी करके रीमा जब ससुराल आई तो वह खुशी से झूम उठी। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ससुराल में उसका इतना अच्छा और ज़ोरदार स्वागत होगा। शादी चूँकि रात की थी तो सुबह 5 बजे तक विदा होकर ससुराल पहुंची। फिर सुबह के 8 बजे तक शादी की कुछ ज़रूरी रस्में चलती रहीं। इसके बाद वे कमरे में जाकर आराम करने लगे। शाम को करीब 5 बजे मोहित कमरे में आया और रीमा से बोला, रीमा, मेरा एक दोस्त बहुत दिन से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। आज उसका निधन हो गया है तो मुझे वहाँ जाना होगा। रीमा का दिल धक से रह गया कि अभी तो मैं शादी होकर आई हूँ और मोहित को यूँ जाना पड़ रहा है। रीमा ने मोहित को रोकने की बहुत कोशिश की मगर मोहित नहीं रुका। यह बोलकर चला गया कि रीमा, अब तो हमारी शादी हो गई है, हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है तो कुछ समझौते तो तुम्हें करने ही होंगे। जिसकी मृत्यु हुई है वो मेरा अच्छा दोस्त था तो वहाँ मेरा जाना बेहद ज़रूरी है। मोहित के चले जाने के बाद रीमा के पास मोहित की चचेरी छोटी बहन रिंकी रीमा के पास आ गई और रीमा से घंटों तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे रीमा को खाना खिलाने के बाद रिंकी यह कहकर चली गई कि भाभी, अब आप थोड़ी देर आराम से सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद ने रिंकी के चले जाने के बाद रीमा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रीमा अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसे 2 साल छोटा उसका भाई ऋत्विक था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसके पापा की ज्वेलरी की शॉप है। ग्रेजुएशन के बाद रीमा ने जॉब की तैयारी की तो लगभग 1 वर्ष के भीतर ही एक बड़े बैंक में उसकी जॉब लग गई। रीमा के 2-3 वर्ष नौकरी करने के पश्चात उसके पापा ने मोहित नाम के युवक से रीमा की शादी कर दी। मोहित की 2 साल पहले ही कृषि विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा एक रिटायर्ड अध्यापक थे और माँ एक गृहिणी थी। मोहित से 2 साल छोटा उसका भाई सुमित था जो 12वीं पास करने के पश्चात एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। रात के दूसरे प्रहर में रीमा की नंदन कविता आई और उसने रीमा को झकझोर कर उठाया और रोते हुए बोली, भाभी, अनर्थ हो गया। भैया अपने दोस्त के घर से लौट कर आ रहे थे कि उनकी बाइक की एक ट्रक से टक्कर हो गई और भाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से खबर मिली है। यह खबर सुनते ही रीमा के तो होश ही उड़ गए। रात के 3 बज रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोई सपना है या सच्चाई है। यह क्या हो गया? कहाँ तो वह अपने सुखद भविष्य की कल्पनाएं कर रही थी और कहाँ उसके जीवन में अचानक यह तूफान आ गया। यही सब सोचते सोचते अपने जीवन साथी की मौत का रीमा को ऐसा गम बैठ गया कि वह एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने स्वयं को परिवार के लोगों से घिरा हुआ पाया। पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई रीमा को डायन तो कोई अभागन बता रहा था तो कोई पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। सबकी बातें सुन सुनकर रीमा की स्थिति खराब थी पर वह रोने के अलावा कर भी क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले ही तो रीमा एक नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और मोहित की सुहागन थी और अब वह मोहित की विधवा हो चुकी है। खबर मिलने पर रीमा के माता पिता भी पहुंच गए। अगले दिन पोस्टमार्टम के पश्चात
पुलिस ने मोहित का शव घर वालों को सौंप दिया। 13वीं के पश्चात रीमा मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसका सिर चकराया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे पलंग पर लिटा दिया और सब नाते रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले लोग भी वहाँ एकत्र हो गए तथा जल्दी ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहू रीमा गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान परेशान थे कि यह सब कैसे हो सकता है। अभी अभी तो रीमा और रोहित की शादी हुई है, अभी तो इन दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। फिर रीमा गर्भवती कैसे हो सकती है? रीमा के माता पिता भी यह सुनकर सकते सी की हालत में थे। रीमा को होश आया तो उसकी सास उस पर दहाड़ उठी कि बता, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों करी तूने? रीमा कुछ न बोली, पर उसे याद आया कि सगाई के कुछ दिन बाद ही मोहित ने फ़ोन करके उसे मिलने के लिए कहा था। उसने मोहित से मिलने आने के लिए मना करते हुए कहा था कि मोहित, मेरे ख़ानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। मम्मी ने मुझे आपसे मिलने से मना कर रखा है। मोहित ने उसकी बात नहीं मानी और वह हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था। तो मोहित की जिद के चलते वह उससे मिलने को राजी हो गई। शाम को मम्मी को फ़ोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात को 9 बजे के बाद ही घर आ पाऊँगी। फिर वो मोहित से मिलने के लिए उस होटल में चली गई जहाँ मोहित ने उसे बुलाया था। उसके बाद भी मोहित ने कई बार अपनी कसम दे देकर मिलने के लिए मजबूर किया। रीमा इस बात का ज़रूर ध्यान रखती कि इस बात की खबर घर वालों को बिल्कुल भी ना लग पाए। इस तरह मुलाकातें होते होते दोनों एक दिन सीमा लांघ गए। रीमा ने तो सीमा लांघने से मना भी किया था, लेकिन मोहित नहीं माना। मोहित ने कहा कि रीमा, मैंने तो रिश्ता तय होते ही तुम्हें अपना मान लिया था और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो फिर क्या परेशानी है? मोहित की बातों से मैं मजबूर हो गई और मोहित की इस जिद का परिणाम अगले महीने ही आ गया। उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया तो रीमा घबरा गई और उसने फटाफट मोहित को फ़ोन करके जल्दी से जल्दी शादी कर लेने की बात कही। मोहित ने रीमा को समझाते हुए कहा, देखो रीमा, शादी की समस्त तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, मैरिज हॉल भी बुक हो चुका है, बैंड वाले, घोड़ा बग्गी वाला भी बुक है, बस 1 महीना ही तो बचा है शादी होने में। अब मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो फालतू में तुम ही बदनाम हो जाओगे। बाकी शादी के बाद तो मैं संभाल ही लूँगा। सास की दहाड़ से रीमा वर्तमान में लौटी। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो आखिर रीमा ने चुप्पी तोड़ दी। उसने सबके सामने हकीकत बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने इसे रीमा की मनगढ़ंत कहानी बताई। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्ज़ाम लेकर रीमा अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ गई।
वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे। उसे अपना पूरा जीवन अंधकार में लग रहा था। अपने पेट में पल रहे बच्चे की टेंशन भी तो उसे बहुत सता रही थी। एक सप्ताह पश्चात रीमा जब कुछ नॉर्मल हुई तो उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि रीमा बेटा, तू अपना अबॉर्शन करवा दे। कुछ समय बाद हम तेरा दूसरा विवाह कर देंगे, क्योंकि तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। माँ की बात सुनकर रीमा रोते हुए बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सज़ा क्यों दूँ? मैंने निर्णय ले लिया है कि अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात ही मैं भविष्य की चिंता करूँगी। रीमा को अपने मायके आए हुए लगभग 25 दिन हो चुके थे कि अचानक एक दिन उसका देवर सुमित उसके मायके आया। रीमा के माता पिता सुमित को आया हुआ देखकर चौंक गए। सुमित बोला, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बच्चलन नहीं हो, तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। रीमा ने सुमित की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, जब तुम इस बात को समझ रहे थे तो यह बात तुमने सबके सामने क्यों नहीं कही? उस समय अपना मुंह बंद क्यों रखा तुमने, जब सभी ने मुझे बच्चलन कहा? सुमित ने कहा, रीमा, उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत परेशान हो गया था। उस दिन मैं यह निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रीमा अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, तो अब मुझसे क्या चाहते हो? रीमा, मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ और अपने इस फैसले को लेकर मैंने अपने माता पिता से बात करके उन्हें भी राजी कर लिया है। अपने ऑफिस और अपने कॉलोनी और नाते रिश्तेदारों में रीमा बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुष्चरित्र समझते थे। इस स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह उसका विवाह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसलिए बहुत ही आत्ममंथन के पश्चात वह सुमित से शादी करने के लिए तैयार हो गई। नेहा बच्चे की डिलीवरी के पश्चात ही शादी करना चाहती थी, परंतु सुमित ने कहा कि वह बच्चे की डिलीवरी से पहले शादी करके उसके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। सुमित की रिक्वेस्ट पर रीमा की डिलीवरी से पहले ही उन दोनों की शादी हो गई। जिस घर से रीमा बुरी तरह बेइज्जत होकर निकली थी, उस घर में फिर से दुल्हन बनकर लौट आई थी। फलस्वरूप रीमा ने फिर से अपने जीवन साथी सुमित को अपने दिल में बसाकर उसके जीवन में प्यार की बरसात कर दी। रीमा ने सुमित को प्यार से अपनी पलकों पर बिठा लिया। सुमित भी रीमा का बेहद ध्यान रखता, उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देता। काम के लिए उसने एक नौकरानी रख ली थी। सुमित का भरपूर प्यार पाकर रीमा बेहद खुश थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। रीमा के प्रसव का समय नज़दीक आया तो बातों बातों में सुमित ने रीमा से कहा कि तुम अपनी बैंक डिटेल्स दे दो। प्रसव के समय यदि मेरे अकाउंट में कुछ रुपए कम पड़ जाएंगे तो मैं तुम्हारे अकाउंट से ले लूँगा। रीमा को सुमित की बात सही लगी। रीमा ने अपना डेबिट कार्ड, साइन किया हुआ ब्लैंक चेक और मोबाइल में अपनी बैंक वाली ऐप का पासवर्ड सब उसने सुमित को दे दिए। रीमा की नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसने बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया।
जिसका नाम मृदुल रखा गया। 6-7 माह पश्चात सुमित ने हनीमून पर मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया, तो रीमा ने मना भी किया, यह बोलकर कि मृदुल अभी छोटा है। लेकिन सुमित के जिद करने पर रीमा मनाली जाने को तैयार हो गई। मृदुल को साथ लेकर रीमा और सुमित ने मनाली घूमा। सुमित बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तीनों खुशी खुशी घर वापस लौट आए थे। रीमा सुमित का अथाह प्रेम पाकर मोहित को बिल्कुल भूल गई थी। मृदुल 1 वर्ष का हो गया था। तब तक भी रीमा ने सुमित से अपने डेबिट कार्ड और चेकबुक आदि वापस नहीं लिए थे। रीमा को कभी इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई थी। सुमित ने उसके अंधकारमय जीवन को रोशनी से जो भर दिया था, तो वह भला सुमित पर अविश्वास कैसे कर सकती थी। और फिर सुमित तो उसका जीवन साथी है। ज़रूरत तो तब पड़ी जब एक बार रीमा के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने रीमा से कुछ मदद मांगी। तब रीमा ने सुमित को अपने पापा के अकाउंट का नंबर देते हुए कहा कि सुमित, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देना। यह सुनकर सुमित ने कहा, डियर, तुम्हारे अकाउंट में रुपए है ही कहाँ जो ट्रांसफ़र कर दूँ। मुश्किल से 1000-2000 रुपये होंगे। रीमा को यह सुनकर तेज झटका लगा, क्योंकि उसके अकाउंट में तो 9-10 लाख रुपए थे। आखिर इतने रुपए कहाँ चले गए। रीमा ने सुमित से पूछा कि सुमित, मेरे अकाउंट में तो उस वक्त लगभग 10 लाख रुपए थे। इसके अलावा हर महीने 50,000 रुपये मेरी सैलरी के भी आ रहे थे। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए। सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारे प्रसव में खर्च हुए, हनीमून पर खर्च हुए, बाकी घर की ज़रूरतों में खर्च होते रहे। तुम्हारे पैसे से ही तो घर खर्च चल रहा है। पापा की पेंशन और मेरी तनख्वाह तो भविष्य के लिए जोड़कर रख रहे हैं। सुमित की बात सुनकर रीमा का माथा ठनका, परंतु उस समय वह खामोश हो गई। पर अब उसे यह समझते देर न लगी कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसको एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी, जिसका बिल मात्र 40-50 हज़ार रुपये ही आया था। हनीमून पर भी अधिक खर्च नहीं हुआ था। जिस होटल में वो लोग ठहरे थे वह बिल्कुल नॉर्मल सा होटल था। उसका खाना पीना भी सामान्य ही था। खैर, जो होना था वह तो हो ही चुका था। रीमा इस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ जाती, लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली थी। सुमित से अपनी बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक आदि लेकर उसने कह दिया था कि वह महीने में केवल 15,000 रुपये ही घर खर्च के लिए देगी। अपनी सैलरी के बाकी पैसे वह अपने बेटे मृदुल के भविष्य के लिए जमा करेगी। रीमा के फैसले से सुमित को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि धोखा तो सुमित ने रीमा को दिया ही था। अगले दिन बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए रीमा ने रुपए निकालकर अपने पापा को दे दिए, पर उन्हें यह नहीं बताया कि सुमित ने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन अचानक सुमित ने रीमा से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। रीमा ने पूछा
लेकिन सुमित, क्यों छोड़ दी तुमने नौकरी? सुमित ने कहा, रीमा, मुझे बिजनेस करना है, इस कारण मैंने नौकरी छोड़ी है और मैंने बिजनेस की पूरी तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता के बिना नहीं हो सकता। रीमा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता हर तरह से करूँगी सुमित। बताओ मुझे क्या करना होगा? रीमा, तुम्हें अपने नाम से 20 लाख का लोन बैंक से लेना होगा, जिससे मैं बिजनेस करूँगा। मेरा बिजनेस कुछ इस तरह का होगा कि 5 साल में ही लोन चुकता हो जाएगा। मगर सुमित, इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिल सकता है। मुझे अभी 4 साल ही तो हुए हैं नौकरी करते हुए। रीमा, मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। मगर सुमित, होम लोन लेकर बिजनेस कैसे करोगे? होम लोन लेने पर तो घर या फ्लैट लेना ही होगा। रीमा, इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें तो केवल होम लोन के पेपर्स पर साइन करके बैंक में जमा करने हैं। सुमित, मैं समझी नहीं, तुम ठीक से बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? रीमा ने सुमित की ओर देखते हुए पूछा। सुमित ने अपनी प्लानिंग रीमा को बताई तो वह सकते में आ गई। वास्तविकता यह थी कि सुमित एक ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था, जिसमें उसे 4 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाएंगे। बाद में ब्रोकर केवल अपना कमीशन लेगा। रीमा ने सुमित का यह प्लान सुनकर इस काम के लिए मना कर दिया, यह बोलकर कि सुमित, मैं किसी भी फ्रॉड में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मगर सुमित ने रीमा को अपनी कसम देकर अंततः इस काम के लिए मन बना ही लिया। 4-5 दिन में सुमित ने पेपर तैयार कर रीमा को दे दिए। रीमा धर्म संकट में थी कि साइन करूं या ना करूं। इसी उधेड़-बुन में 3 दिन बीत गए। आज घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली रोजी अचानक रीमा से बोली, मैडम, मैंने सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर सुमित भैया को दे रही हैं। रीमा ने हैरान होते हुए रोजी से पूछा, क्यों रोजी, तुम्हें किसने बताया? अरे मैडम, कल आपके घर से जब मैं काम करके वापस जा रही थी तो सुमित बाबू आंगन में अपनी माँ से बात कर रहे थे। उनके बीच होने वाली सारी बातें मैंने भी सुन ली। सुमित बाबू कह रहे थे कि माँ, आप चिंता मत करो, बिजनेस के लिए तो रीमा मुझे लोन लेकर दे ही रही है। लोन ले लेने के बाद मैं रीमा को इस घर में नहीं रहने दूंगा। रीमा पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर इस घर से निकाल दूंगा। रोजी रीमा को पूरी बात बताकर चुप हो गई तो रीमा को लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। मगर कुछ ही देर में रीमा ने स्वयं को संभालते हुए रोजी को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो रोजी, कुछ भी बोल रही है। रीमा की डांट खाकर रोजी पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, मैडम, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो आपने रुपए से मेरी बहुत सहायता की थी, इसलिए मैंने कल जो बात सुनी आपको बताना सही समझा। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं, पर आप सुमित बाबू से सावधान रहना, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती है। उन्होंने आपसे शादी क्यों की, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी ज़रूर उनका कोई न कोई लालच छुपा होगा। रीमा के मन में शक तो घर कर ही गया था तो उसने अपने चचेरे भाई सुशांत को फ़ोन करके
पूरी सच्चाई बताने का निर्णय लिया। सुशांत ने अधिक से अधिक 10 दिन में ही सुमित की पूरी कुंडली खंगाल कर रीमा के सामने रख दी थी। रीमा को सुशांत से पता चला कि सुमित एक आवारा किस्म का लड़का है। प्राइवेट जॉब से थोड़ा बहुत कमाता था, अपने कपड़ों और अन्य शौक पर खर्च कर देता था। देखने में आकर्षक है तो खुद को MBA बताकर अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम अच्छे से जानता है। रीमा अब यह जान ही चुकी थी कि सुमित अपनी माँ के साथ मिलकर उसे 20 लाख रुपए ऐंठने का प्लान बना रहा था। सुमित की माँ भी तो पैसे की इतनी बड़ी लालची है कि कुछ भी कर सकती थी। सुमित की माँ ने सुमित को रीमा से विवाह करने की परमिशन भी इसलिए ही दी थी कि इसमें सुमित ने अपनी माँ को 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था। रीमा से शादी करने के 1 साल बाद उसने अपना वादा पूरा कर भी दिया। रीमा के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर अपनी माँ को दे दिए थे। सुमित पर से किसी भी तरह रीमा से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वह कुछ भी कर सकता था। सच्चाई पता लगने पर रीमा को अपना वजूद खतरे में लगने लगा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसने सुमित को स्पष्ट रूप से अपने नाम पर लोन लेने से मना कर दिया। रीमा ने कहा कि वह बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। रीमा का लोन लेने के लिए मना करना सुमित को अच्छा नहीं लगा और उसे बहुत क्रोध आया, पर किसी तरह से उसने अपने क्रोध पर काबू रखा। सुमित ने रीमा से केवल इतना कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा तो बिल्कुल नहीं थी। कुछ दिन तो खामोशी से बीत गए, मगर सुमित और उसकी माँ ने रीमा से बात करना बंद कर दिया। रीमा को एहसास हो रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर क्या रीमा यह बात समझ नहीं पा रही थी। रीमा को लगा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रहना चाहिए ताकि इन दोनों के असली मंसूबों को वह जान सके। रीमा ने तबीयत खराब होने का बहाना करके कुछ दिन की छुट्टी ले ली। घर पर रहकर रीमा की पैनी नज़र सास और पति सुमित पर थी। रीमा दोपहर में मृदुल को लेकर लेटी हुई थी। गर्मियों के दिन थे तो पंखा चलने के कारण बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी। मृदुल को सोने के पश्चात रीमा चुपके से कमरे से निकलकर रसोई घर में आ गई। सास का कमरा रसोई घर के बराबर में ही था। सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। सास कह रही थी, सुमित, तुम रीमा को इस घर से कब निकालोगे? उसने तो अब लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे अब क्यों बर्दाश्त कर रहा है? माँ, तू चिंता मत कर, उससे तो 20 लाख लेकर ही रहूँगा मैं। मगर कैसे? माँ ने पूछा। मैं उसे जान से मार दूँगा। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? माँ, मुझे पता था कि रीमा नकली कागजात पर लोन नहीं लेगी, इसलिए मैंने 6 माह पहले ही प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? रीमा का 50 लाख का बीमा करा दिया है। उसका प्रीमियम बराबर भर रहा हूँ। रीमा की हत्या किसी से करा दूँगा तो बीमे की रकम मुझे मिल जाएगी, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। सुमित की प्लानिंग सुनकर उसकी माँ भी खुश हो गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, और यदि पुलिस के द्वारा पकड़ लिया तो?
सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सुमित पूरे विश्वास के साथ बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। रीमा की हत्या कुछ इस तरह से करवाऊंगा कि रोड एक्सीडेंट लगेगा। बाद में मृदुल को उसके मायके भेज दूंगा। फिर रीमा की मौत के बाद उसका पति होने के आधार पर उसकी बैंक की नौकरी भी मुझे मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी कर लूँगा। कोई परेशानी नहीं होगी माँ। रीमा ने दोनों माँ बेटे की बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। दोनों माँ बेटे का षड्यंत्र उसे पता चल गया था। अब उसका वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वह शाम को बेटे को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने रीमा को सुमित से अलग हो जाने की सलाह दी। रीमा सुमित को ऐसे ही तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर जेल की हवा खिलाना चाहती थी। रीमा ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड बात सुनवाई। पुलिस ने सुमित को अपनी पत्नी रीमा की हत्या की साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां को हिदायत देकर छोड़ दिया। 6 माह के भीतर ही रीमा और सुमित का तलाक हो गया। रीमा सुमित को जेल की हवा खिलवाना चाहती थी। यदि वह सुमित को केवल तलाक देकर छोड़ देती तो वह फिर से किसी और लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर रीमा ने सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सबूत के तौर पर वह ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दिया। रीमा और सुमित के तलाक के बाद उसके पापा ने रीमा को फिर से विवाह कर लेने का सुझाव दिया, पर रीमा ने अपने पापा से यही कहा कि पापा बस अब और नहीं। पापा, अब मैं अपने जीवन में शादी के नाम पर बहुत ठगी गई हूँ। मुझे मेरी किस्मत से जो मिलना था वो मिल गया। शादी के रिश्ते से धोखा मिलना था वो मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। फिर शादी क्यों करूँ? आप ही बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि ही ना। तो मैं अपनी ज़िंदगी से अब खुश हूँ और अपने बेटे की परवरिश से जो मुझे खुशी मिलेगी वही मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। मैं अपने जीवन से अब संतुष्ट हूँ। फिर मैं अपनी किस्मत को बार बार क्यों आजमाऊँ? रीमा की बात सुनकर उसके पापा खामोश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी सही ही तो कह रही है, वह सही राह पर है। फिर उन्होंने कभी रीमा को विवाह करने के लिए नहीं कहा। रीमा अपने बेटे मृदुल के साथ खुश थी और रीमा के माता पिता अपनी बेटी रीमा को खुश देखकर खुश थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।